स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश पांडे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के एक बहुत सिंपल, बहुत बेसिक कंसेप्ट के बारे में, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड विल फिगर आउट कि एक सिंपल कंसेप्ट से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, शुरू में मैं एक बेसिक ब्रीफ कर दूंगा आपको और उसके बाद हम लोग वीडियो के सेकेंड हाफ में रियल नीट एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू नो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। केसी केपी सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, पर टेम्परेचर के अलावा केसी केपी इस पे भी डिपेंड करता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं। सो यू कैन सी द हेडिंग इज केसी विथ स्टोइसियोमेट्री। रिएक्शन को लिखने के तरीके से भी केसी का एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, सपोज देयर इज अ रिएक्शन A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी। अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी रिवर्सिबल, नेचुरली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा सी डी अपॉन ए बी। जैसे हम लोग कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलैरिटी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जैसे लिखा हुआ है। ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। अब अगर इस रिएक्शन को घुमा देते हैं, इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं, ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी को अगर लिखते हैं सी प्लस डी फॉर्मिंग ए प्लस बी। नेचुरली अगर इस रिएक्शन को घुमा देते हैं, इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं, तो अब सी और डी रिएक्टेंट हो गया, ए और बी प्रोडक्ट हो गया, और ये नया रिएक्शन का जो केसी होगा ये पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स होगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सी डी अपॉन ए बी। अगर इसको घुमा दिया जाए, सी और डी रिएक्टेंट हो जाएगा, ए और बी प्रोडक्ट हो जाएगा। नेचुरली नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी ए बी अपॉन सी डी, और जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले कांस्टेंट का रिवर्स होगा। तो रिएक्शन को घुमाने से, रिएक्शन को उल्टा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। कुछ एक और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अगर इस रिएक्शन को एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज a प्लस बी फॉर्मिंग c प्लस डी को थ्रू आउट एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं, n a प्लस n b बिकमिंग n c प्लस n d। तो जब इसको पूरा एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, सपोज के सी प्राइम प्राइम, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टू द पावर n होगा। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। अगर सबको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको लिखते समय हम लोग लिखेंगे c टू द पावर n d टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n b टू द पावर n। तो ये पूरा c d a b टू द पावर n हो जाएगा, विच विल बी k c टू द पावर n। तो हम लोगों ने दो चीज देख ली अभी तक। एक, रिएक्शन को उल्टा लिखने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, और अगर एक रिएक्शन में थ्रू आउट एक नंबर n मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स, जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टू द पावर n। अब अगर इस रिएक्शन को एक नंबर m से डिवाइड करते हैं, इफ सपोज आई डिवाइड इट विथ m, और ये हो गया 1 बाई एम ए प्लस 1 बाई एम बी, 1 बाई एम ऑफ प्रोडक्ट c। अगर इसको थ्रू आउट m से डिवाइड करते हैं तो m से डिवाइड करना वैसा ही होता है जैसा 1 बाई m से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो, एक नंबर m से डिवाइड करना वैसा ही होता है जैसा एक 1 बाई m से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एक केसी प्राइम 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 आता है, दिस विल बी इक्वल टू जो ओरिजिनल केसी है, अगर m से डिवाइड कर रहे हैं, आई रिपीट, m से डिवाइड करना वैसा ही होता है जैसे 1 बाई m से मल्टीप्लाई करना। सो इट विल बी ओरिजिनल केसी टू द पावर 1 बाई m, जिसको हम लोग केसी का mth रूट भी बोल सकते हैं, तो बेसिकली अभी तक तीन चीजें हम लोगों ने देखी। अगर एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो केसी भी उल्टा हो जाता है। अगर सपोज इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रिएक्शन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एक नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, सपोज 3 से पूरा डिवाइड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता होता है। हम लोग एक दो चीज और देख लेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे। देखना लास्ट 20 साल के अंदर में कितनी बार एक ही तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बहुत स्कोरिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। सिर्फ एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो इस क्लास में मैं देना चाहूंगा। एक लास्ट बात कर सकते हैं
अगर एक रिवर्सिबल इक्वेशन है A बिकमिंग B जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc1, एक इक्विलिब्रियम है B बिकमिंग C जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है C बिकमिंग D जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc3। तो अगर तीन इक्वेशन को जोड़कर ऐसे एक फाइनल इक्वेशन आता है A बिकमिंग D, तो कभी भी दो या तीन इक्वेशन को जोड़ करके एक फाइनल इक्वेशन आता है, तो जो फाइनल इक्वेशन का Kc होगा, जो फाइनल इक्वेशन का Kc होगा वो इंटरमीडिएट स्टेप्स का प्रोडक्ट होगा, Kc1 इंटू Kc2 इंटू Kc3। अब ये भी बहुत कॉमन ट्रिवियल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। Kc1 Kc2 Kc3 अगर लिखोगे, दिस विल बी नेचुरली B अपॉन A, दिस विल बी नेचुरली C अपॉन B, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, K3 विल बी D अपॉन C, तो यहां पर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली क्या बचेगा? इवेंचुअली बचेगा D अपॉन A विच इज द फाइनल Kc। तो ये कुछ चीज हम लोग याद रखेंगे। रिवर्स करने से Kc उल्टा हो जाता है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो पावर में चला जाता है, एक नंबर को डिवाइड करने से उस पावर का रूट हो जाता है, और अगर दो तीन स्टेप को जोड़ करके एक रिवर्सिबल इक्वेशन आता है तो फाइनल इक्वेशन का जो Kc होगा वो इंटरमीडिएट स्टेप्स का प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं। फाइनल Kc विल बी Kc1 इंटू Kc2 इंटू Kc3। अब इसके बाद जल्दी से हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने बताया था रियल नीट एग्जाम का क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग। लेट्स बिगिन विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जो एक्चुअली नीट का क्वेश्चन है 2015 में आया है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, अगर ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता है, ये सारा क्वेश्चंस ना देख के सॉल्व हो जाता है, ये सारा क्वेश्चंस देख के सॉल्व हो जाता है। इसका सोल्यूशन भी मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। अप्रोच सिंपल होना चाहिए, सोच सिंपल होनी चाहिए, बहुत सारा इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन है N2 प्लस O2 बिकमिंग 2NO, एक इक्वेशन है N2 प्लस O2 बिकमिंग 2NO जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और एक और इक्वेशन है हाफ N2 प्लस हाफ O2 बिकमिंग NO। तो अगर ये दो इक्विलिब्रियम को कंपेयर करते हैं, तो ये दिखता है कि इसको 2 से डिवाइड करने से, देखो जो पहला वाला इक्विलिब्रियम है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, जो इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करने से ये आता है। तो नेचुरली हम लोग को पता है अगर 2 से डिवाइड करने से आएगा तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K टू द पावर हाफ। 2 से डिवाइड या हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच कैन बी रिटन एज रूट के भी लिखा जा सकता है, K टू द पावर हाफ भी लिखा जा सकता है। 1 का D नेचुरली देख के सॉल्व हो जाता है। मैंने बताया ध्यान से इक्वेशन देखने की जरूरत है, बहुत कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है ये पहला प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा है। रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है K, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो अगर कंपेयर करोगे हाफ N2 प्लस हाफ O2 बिकमिंग NO, मतलब इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड किए। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टू द पावर हाफ हो जाएगा या रूट हो जाएगा। K हाफ भी आंसर हो सकता है, रूट K भी आंसर हो सकता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 96 में आया है। वापस N2 प्लस 3H2 बिकमिंग 2 अमोनिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तुमसे पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2 अमोनिया बिकमिंग N2 प्लस 3H2। हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं अमोनिया बनाने का, एक बहुत पॉपुलर तरीका है। अमोनिया हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा केमिकल है। अमोनिया बहुत यूजफुल केमिकल है, फर्टिलाइजर्स के काम भी आता है और एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम भी आता है। जो भी है, हेबर्स प्रोसेस सीधा लिखा हुआ है, यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। यहां पर ये सीधा लिखा हुआ है, इसी को यहां पर उल्टा करके लिखा हुआ है। अब देखो रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि अगर इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी रिवर्स होगा 1/K। अब इतना आसान क्वेश्चन ना बहुत रेयरली किसी पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में आता है। फ्री का मार्क्स है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन उल्टा हुआ K का वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। 2C विल बी द राइट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस टाइम 2008 का क्वेश्चन है, रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट 2008 का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल भाषा का प्रयोग करेंगे, सोचेंगे भी बहुत सिंपल तरीके से। इक्वेशन दिया है HI बिकमिंग हाफ H2 प्लस हाफ I2, जिसका निकालना उसको इसके साथ में कंपेयर करो। नेचुरली यहां पे HI रिएक्टेंट है, यहां पे HI प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन आयोडीन यहां प्रोडक्ट है, यहां पे रिएक्टेंट है। देख के समझ में आ जाता है कि इस इक्वेशन को उल्टा किया हुआ है। तो अगर इसको उल्टा किया है तो ये 8 की जगह इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/8 हो जाएगा, और इसको उल्टा करने के साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया है।
क्योंकि यहां पर एच आई है, यहां पर 2H है, यहां पर हाफ हाफ मोल था, यहां पर एक एक मोल है। तो दो चीज हुई है, आई रिपीट, बहुत शांति शांति से दो इक्वेशन देखना है, बहुत कुछ लिखना नहीं है, दो इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखो कि इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में रिलेशन क्या है, क्या कर रहा है, इसको उल्टा कर रहा है और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम लोग इसका केसी के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका केसी के लिए इसको भी उल्टा करेंगे, इसका भी रिवर्स लिखेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग इसको भी स्क्वायर कर देंगे। 1/64। कोई भी क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किसी भी क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने कहा बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उल्टा कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, रियल एग्जाम में क्वेश्चन है, तुम भी उल्टा करके स्क्वायर कर दो। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे ये भी समझ में आता है ना कि एक चैप्टर से एक ही तरह का क्वेश्चन कितनी बार पूछा एग्जाम में। वापस देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा, ये रियल नीट का क्वेश्चन है, ये रियल नीट का क्वेश्चन है, रियल एग्जाम का क्वेश्चन है। 2SO2 + O2 बिकमिंग SO3, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन दिस प्लैनेट। जिस कंट्री में ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और यूज होता है वो एक ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होती है। एक ही तरीका सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, SO2 O2 बिकमिंग SO3। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दे दिया, करना क्या है, दोनों को कंपेयर करना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो रिएक्टेंट है वो यहां पर प्रोडक्ट है, SO2 O2 यहां रिएक्टेंट है, यहां पर प्रोडक्ट है, SO3 यहां बन रहा है, यहां पर SO3 टूट रहा है। तो नेचुरली यहां पर भी क्या देखना है कि इसको उल्टा किया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, तो इसको उल्टा किया है, और कोई भी देख के पहचान जाएगा कि इसको उल्टा करके 2 से डिवाइड किया है, इसको उल्टा करके 2 से डिवाइड किया है। इसके पहले वाले में इसको रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर ये 2 मोल्स है, 2 मोल्स है, यहां पर 1 मोल हो गया, या 1 मोल हाफ मोल हो गया है। तो यही करना है, यही सोचना है, यही देखना है, और इसको उल्टा करके अगर 2 से डिवाइड किया है तो तुम भी इसको रिवर्स करके इसका रूट कर लो। इसका केसी का वैल्यू दिया 278, सो नेचुरली इसका केसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, अगर ये 278 है इसको उल्टा करेंगे, और अगर 2 से डिवाइड किया इसका रूट निकाल देंगे। अब ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि 278 एक होल स्क्वायर नहीं है, 278 एक होल स्क्वायर नहीं है, तो रियल एग्जाम में थोड़ा टाइम लग सकता है इसको कैलकुलेट करने में। इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि तुमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है। तुम सोचो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 × 15 इज 225, और 16 का स्क्वायर होता है 160 और 96, 256। 225 16 का होता है 256, 17 का जो वो होगा वो 278 से ज्यादा होगा। तो ये जो 278 है ये 16 और 17 के बीच में होगा, इसका जो रूट होगा ये 16 और 17 के बीच में होगा। अब अगर इसको मान लो हम लोग 1/√16 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, 16 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट, तो इसको अगर ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी ये रूट नहीं होगा, आई रिपीट, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, पर ये ऑलमोस्ट 1/16 पॉइंट समथिंग होगा, और 1/16 पॉइंट समथिंग कैलकुलेट करने जाओगे इट विल गिव यू 6 × 10⁻²। तो इसमें जो भी टाइम लगेगा वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगेगा। मेरे को पता है ये नंबर बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि होल स्क्वायर नहीं है, रूट करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, ऑप्शन बहुत अलग अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करो। 278, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 16 और 17 के बीच में होगा, 16 पॉइंट समथिंग 1/16 पॉइंट समथिंग विल बी क्लोज टू 6 × 10⁻²। मैं तुमको एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकता हूं, ये 1/16.6 होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेट करने के लिए वहां बहुत टाइम वेस्ट करना है। 1/16 के आसपास ये नंबर तुमको मिल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कंसेप्ट सिंपल है, उल्टा करके 2 से डिवाइड कर रहा है तो हम लोग इसको उल्टा करके रूट निकाल लेंगे। नेक्स्ट वन 1989, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी बोलते होंगे उस समय नीट को, काफी पुराना क्वेश्चन है पर कंसेप्ट वही है। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर रिएक्टेंट है, यहां पर रिएक्टेंट, यहां पर प्रोडक्ट है, तो यहां पर भी क्या करना है, पहले उल्टा करना है, NO यहां राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, N2O2 यहां पर राइट में आ जाएगा, तो इसको पहले उल्टा करना है। और देखो यहां पर 2 मोल है, यहां पर 1 मोल है, यहां पर 1 मोल को हाफ मोल लिखा है, तो यहां पर मेरे को वापस 2 चीज करनी है, इसको रिवर्स करना है और 2 से डिवाइड करना है। बिल्कुल वही जो हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में किया है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पर एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, सिंपल है, उल्टा करना है, 2 से डिवाइड करना है, अगर K1 और K2 है
तो ये अगर K1 है और ये K2 है तो K2 क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे और इसका रूट लेंगे। K2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 अपॉन K1, इसको हम लोग लिख सकते हैं K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन K1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 स्क्वायर। ऑप्शन ए। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगे क्वेश्चन देखने में लगाना चाहिए, बिल्कुल शांति शांति से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई भी छोटी सी मिस्टेक कर दोगे ना, यहां पर छोटा सा मिस्टेक करोगे, इसमें बी बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये स्क्वायर करने में, रूट करने में कोई छोटा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। दिस विल बी अ वेरी सिली मिस्टेक। कोई मिस्टेक अवॉइड करना है, सिर्फ दोनों को कंपेयर करना है, उल्टा करना है, 2 से डिवाइड करना है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2011। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन जो 89 में आया था वो 2011 में आया, तो ये एक रीसेंट क्वेश्चन है जहां पर ये पहला इक्विलिब्रियम है, सॉरी ये पहला इक्विलिब्रियम है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम है, तीसरा इक्विलिब्रियम है। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना है, और यहां पर तुमको समझ में आएगा कि मेरा अप्रोच तुमको कैसे हेल्प करता है। बिकॉज अगर 2-2, 3-3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाओगे, उसको कंपेयर करने जाओगे, किताब में जैसे इसको सॉल्व करता है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस कर रहा है, प्लस कर रहा है, इट विल किल अ लॉट ऑफ टाइम। तो ध्यान से देखो मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं। मैं इसका K1 जानता हूं, इसका K2 जानता हूं, और मेरा इसका K निकालना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे सॉल्व करने से ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। रियल एग्जाम में क्वेश्चन है, 3-3 इक्वेशन के साथ काम करना है। बहुत ध्यान से देखो कि यहां पर NO2 लेफ्ट में है, यहां पर NO2 राइट में है, यहां पर NO2 लेफ्ट में है, यहां पर NO2 राइट में है। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये लेफ्ट में है, ये राइट है, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, और ये 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही K2 को यहां पर ऐसे लिख लिया। देखो मैं कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं यहां पर 2NO2 राइट में, यहां पर लेफ्ट में है, और 2 से डिवाइड करना है। तो K2 वाला इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए K2 नीचे आ गया, 2 से डिवाइड करना होगा तो रूट कर दूंगा। ऑक्सीजन दोनों जगह है, तो ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे। नाइट्रोजन यहां पर राइट में है, यहां पर लेफ्ट में है। पहले वाला में K1 के हिसाब से ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये प्रोडक्ट में है, वो रिएक्टेंट में है, मतलब K1 को भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब K1 को भी उल्टा करना पड़ेगा। और यहां पर भी 1 मोल हाफ मोल है, तो K1 को भी मेरे को उल्टा करके 2 से डिवाइड करना है, K1 को भी मेरे को उल्टा करके 2 से डिवाइड करना है। आई थिंक ये अप्रोच सबको समझ में आ रहा है, बहुत काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट आंसर एक बार में आ जाएगा। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये राइट में है, वो लेफ्ट में है, मतलब दोनों को रिवर्स करना है और दोनों का रूट चाहिए। तो ये भी आ गया डिनोमिनेटर में, ये भी नीचे रहेगा, इसका भी रूट रहेगा। ओवरऑल 1 अपॉन K1 K2। ऑप्शन सी राइट दिखता है, देखो ऑप्शन सी राइट दिखता है। तो मेरे को लगता है ऐसे करने से एक बार में राइट आंसर आ जाता है, टाइम बचता है। मैं चाहूं तो इसको प्रूव भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको उल्टा लिख करके, मैं चाहूं तो इसको उल्टा लिख करके और 2 से डिवाइड करके NO बिकमिंग हाफ N2 प्लस O2 लिख सकता हूं, और इसको भी उल्टा लिख करके, इसको भी उल्टा लिख करके NO2 बिकमिंग NO प्लस हाफ O2 लिख सकता हूं। और अगर मैं चाहूं दोनों को उल्टा लिख करके 2 से डिवाइड करके, K1 को K2 को दोनों को उल्टा लिख करके 2 से डिवाइड करके अगर ऐसे ऐड करूं, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो देखो NO NO कैंसिल हो जाएगा, NO2 बिकमिंग हाफ NO2, NO2 बिकमिंग हाफ N2 1 मोल, ये प्रूफ कर सकते हैं। मैं फाइनली इसको प्रूफ कर देता हूं तुम्हारे पीस ऑफ माइंड के लिए, मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए एक बार इसको प्रूफ कर देता हूं, पर इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अगर इतना बेसिक फंडामेंटल तरीके से अप्रोच करते हो, जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखो पहले के इक्विलिब्रियम के साथ में मिलाओ, यहां पर उल्टा करके दोनों केस में हमको रूट लेना था। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हिसाब से लास्ट क्वेश्चन सबसे चैलेंजिंग है, एक हिसाब से लास्ट क्वेश्चन सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 इक्विलिब्रियम में काम करना है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज यहां पर 1 2 3 4 इक्विलिब्रियम के साथ में काम करना है। मेरे अप्रोच से करोगे ये भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और देखो ये नीट में कब आया है, 2003 में आया है, 2007 में आया है, 2017 में आया है, मतलब सेम क्वेश्चन विद द सेम इक्वेशन एंड मे बी विद द सेम ऑप्शंस 3 बार नीट में रिपीट किया है। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। K1 K2 K3 लिख के जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो। यहां अमोनिया लेफ्ट में है, यहां अमोनिया लेफ्ट में है,
यहाँ अमोनिया राइट में है, लेफ्ट में है राइट में है मतलब K1 को उल्टा करना पड़ेगा, ये लेफ्ट में है राइट में है मतलब K1 को उल्टा करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं K1 को पहले उल्टा कर रहा हूं, नीचे ले रहा हूं। यहां NO राइट में है, वहां भी NO राइट में है, यहां NO राइट में है, यहां पर भी NO राइट में है, मतलब K2 को सीधा लेना पड़ेगा। 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब सिर्फ उल्टा सीधा लेना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो इसको नीचे लिया, ये राइट में, यहां पर भी राइट में है, तो इसको ऊपर लूंगा, इसको ऊपर लूंगा, K2 लूंगा। वाटर यहां पर राइट में, यहां पर भी राइट में, तो K3 को भी ऊपर लेंगे, K3 को भी ऊपर लेंगे, K3 को भी ऊपर लेंगे, पर यहां पर 3 मोल है, मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर 3 मोल है, मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये K3 का क्यूब हो जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस पावर में चला जाता है, तो ये K3 का क्यूब हो जाएगा। 1 मिनट से कम टाइम लगता है, 1 मिनट से कम टाइम लगता है उस प्रॉब्लम में जो सबसे चैलेंजिंग है, जिसमें 4 इक्विलिब्रियम है और जो 3 बार नीट में आया है। तो आई होप ये अप्रोच से तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प भी मिलेगा, टाइम भी बचेगा, मिस्टेक भी नहीं होगी। और आने वाले वीडियोस में भी ना हम लोग ऐसी सिमिलर टॉपिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस जिसका एक बेसिक ब्रीफिंग थ्योरी का पढ़ा करके मैं तुम लोग को अप्रोच बताऊंगा कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग को जल्दी सॉल्व करना है और बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व करना है। नेचुरली यहाँ पे K2 K3 क्यूब अपॉन K1 इज द राइट आंसर। और आने वाले वीडियोस में भी हम लोग इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शंस देखेंगे, साथ में एक थ्योरी, एक बेसिक कंसेप्ट भी सीख लेंगे। आई होप ये तुम्हारे काम आएगा। दिस विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। दिस मच फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू सो मच।